एवरीवन। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पहले पेपर का सोल्यूशन, जो कि मतलब आपके करीबन 10 या 12 टेस्ट है, उसका पहला सीरीज है। अब तक आप लोग पार्ट टेस्ट या फिर 11th या 12th के पार्ट टेस्ट दे रहे थे। अब हम लोग फुल टेस्ट में एंटर कर चुके हैं, उसका ये पहला पेपर है। और धीरे धीरे करके कुछ ही पेपर बचे हुए हैं जो आपको नीट तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या किया है आप लोगों ने। ये पहला मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। इसमें कुछ को एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें कुछ रीडिंग्स गिवन है आपको। और इन रीडिंग्स की वैल्यू, टोटल 5 रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5। और हमें बताना है कि ट्रू लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो अब निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप पहले लेंथ जितनी भी हैं उन सब का क्या निकाल लो, एवरेज एवरेज निकाल लो। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और प्लस क्या होगा L5। और इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। बस इतना ही करना है। बट इसको सॉल्व करें उसके पहले हम लोग को ये भी देखना होगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर और बाकी सारी चीजें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जितने भी आपकी रीडिंग है उन सब में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है ना। देखो 2.4 2.5, आंसर के में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होने चाहिए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि दोनों तो गलत है। ओके, तो हमारे सही आंसर या तो 2.6 है या फिर 2.7 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो पहले आप इसको ऐड करो। ये है 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप ऐड करो, ये आ जाएगा 4 2 2 2 2 2, ठीक है। 13 पॉइंट आएगा, 13.3 डिवाइड बाई 5 आ रहा है। ओके, और इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 2.66 के आसपास। ठीक है, ये आंसर आया। बट आंसर तो हमारे पास जो होना चाहिए था वो तो डेसिमल के एक ही प्लेस में होना चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसमें हम एक बढ़ा देंगे प्रीवियस डिजिट में। तो ये आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 2.7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका ट्रू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात करनी थी, मेजरमेंट का टॉपिक था। दूसरा, अब एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें एनर्जी है, और एनर्जी की वैल्यू है अल्फा टाइम्स ऑफ टी माइनस ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ टी क्यू। ये बेसिक सा रिलेशन है। ठीक है, मुझे अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है। ऐसे समझिए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाओ। एनर्जी की जो डायमेंशन है वो अल्फा इंटू टी के डायमेंशन के इक्वल होगा, और यही आपका बीटा इंटू टी क्यू के इक्वल होगा। दो चीजें जब ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं तो उनके डायमेंशन बराबर होते हैं, और उसके एलएचएस और आरएचएस की भी डायमेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मुझे अल्फा का निकालना है। अल्फा क्या होगा, ई बाई टी, और एनर्जी का कितना होता है ml2 t-2, और अपॉन क्या होगा टी। तो ये आ जाएगा ml2 t-3। ठीक है, ml2 t-3, ml2 t-3 ये एक ही जगह है। ऐसे ही तुम बीटा का निकालोगे तो ml2 t-5 आ जाएगा। क्लियर, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है कि एक जीरो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑलवेज इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है किसी टाइम पर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है, तो क्या इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? इसकी इसका ये मीनिंग तो नहीं है। क्लियर है, वेलोसिटी का जीरो होना मतलब एक्सेलरेशन का जीरो होना नहीं होता है। रीजन बीइंग ना, वेलोसिटी जीरो है बट डीवी बाई डी टी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर लॉन्च करो। ठीक है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। बट इस पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी का तो नीचे लग रहा है ना, तभी तो नीचे आता है। तो वहां पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, और जब पहला स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे ए ट्रू, यहाँ पे ए ट्रू नहीं, ए फॉल्स है, तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक कोई पर्सन है, वो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। और कोई रेन है, अच्छा हाँ, रेन जो है वर्टिकल फॉल कर रही है, और इसकी स्पीड है 6√3 किलोमीटर पर आवर, और कितने एंगल पे अम्ब्रेला होना चाहिए था। तो आपको भी पता है कि देखो भाई, जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन होती है tan थीटा, ये किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, यही होता है। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 6/6√3, ये आ जाएगा 1/√3, यानी कि ये tan 30 डिग्री। और यहाँ से एंगल थीटा किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल हो जाता है। और ये एंगल हमेशा याद रखना, ये कहाँ से होता है, ये वर्टिकल से होता है। हॉरिजॉन्टल से पूछा जाएगा तो कहानी अलग होगी। तो अगर हम वर्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करें तो 30 डिग्री आएगा। समझ गया, ओके। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं।
एक कोई बुक है, वो किसी टेबल पर रखा हुआ है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द वेट ऑफ बुक। अरे वाह! ये तो बहुत ही आसान है। वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर। इन दोनों के बीच के एंगल कितने होंगे? ये तो 180 डिग्री है ना? ओके, ये कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आपको बोला गया कि कोई बॉल है, उसका मास गिवन है, उसकी क्या गिवन है? वेलोसिटी, और कुछ टाइम दिया गया है, इतने में उसको रोकना है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? फोर्स जो होता है वो एवरेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम का इंटरवल कितना है। तो ये तो पूरा mv था, उसको जीरो कर दिया गया और कुछ टाइम लगाया गया, तो बेसिकली ये mv बाई टी, यही आपका फोर्स है, एवरेज फोर्स जो है। इस फोर्स की वैल्यू निकालिए। मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम को 50 बाई 1000 लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी इज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको 100 से डिवाइड कर दो, और नीचे टाइम कितना है? टाइम इज 0.5। बस इतना करना है। तो अब पहले तो इसे सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स में। ओके, 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.05 न्यूटन, ये आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, न्यूटन लॉ का प्रॉब्लम है, आसान सा, इसे कर लिए होंगे आई होप। आइए नेक्स्ट है, आपके पास एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन गिवन है 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? 10 टाइम्स ऑफ टी। ये क्लियर है? एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ वर्क डन। अब हम वर्क डन के लिए मैं एक्सेलरेशन निकालूं, फिर उसके बाद मैं उसका वर्क डन डिस्प्लेसमेंट निकालूं, इतना मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, जो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल जीरो है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो कुछ भी है एम बाई टू इंटू 10 टी का स्क्वायर होगा, है ना? ओके, तो ये देखो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर है। ये समझ पा रहे हो? वर्क डन टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बताना क्या है कि 3 एंड 5 सेकंड में कितना-कितना वर्क डन हो गया। तो W1 बाई W2 इक्वल टू टाइम T1 बाई T2, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। पहले टाइम कितना है? टाइम है 3, और बाद में टाइम कितना है? 5। 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 9 बाई 25। बहुत सारे तरीके थे, मैं प्रोपोर्शनलिटी से कर दिया। क्लियर? ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक ऑब्जेक्ट है, कोलिजन का प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 20 केजी एंड ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, क्रैशेस इनटू अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास है 200 केजी। ये हैवी ऑब्जेक्ट है एंड वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इन द सेम डायरेक्शन। चलिए इसको बना लेते हैं। ये 20 केजी है और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। एक हैवी ऑब्जेक्ट है 200 केजी का, और ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये दोनों कोलिजन करते हैं, और जब ये कोलिजन करते हैं तो जो 20 केजी है, आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट ए बाउंस बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो जो ये ए है, यानी स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, ये पीछे की ओर आएगा 10 मीटर पर सेकंड से, एंड स्पीड ऑफ बी आपको बताना है, ये 200 होगा, और ये कहीं इधर ही चल रहा होगा। ये स्पीड आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो कुछ खास तो है नहीं भाई, इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, चाहे कोई भी कोलिजन हो। कोलिजन का आइडिया नहीं है, मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 200, सॉरी 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो मोमेंटम को नेगेटिव मानेंगे। -10 इंटू 20 प्लस 200 इंटू वी। अब यहाँ से वी की वैल्यू निकालनी है, निकाल डालो। ठीक है, 400 प्लस 2000 24, और ये इधर से आके प्लस हो जाएगा, तो 26 डिवाइड बाई 2, ये 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वी। क्लियर है? ओके, इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ करना नहीं था आपको, मोमेंटम क्या करना था? कंजर्व करना था। अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। टू फ्लाई व्हील्स ए एंड बी माउंटेड हैं कॉमन सॉफ्ट के थ्रू, और उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I1 I2, और इनका जो रोटेशन है वो 10 आरपीएस से हो रहा है, रोटेशन पर सेकंड, और बी भी रुका हुआ है, और उसके बाद इन दोनों को कपल्ड कर दिया गया, एक साथ ज्वाइन कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ अ क्लच। ओके, और उनके हमें कॉमन स्पीड बतानी है। बेसिक फॉर्मूला है, कॉमन ओमेगा किसके इक्वल होता है? आपको भी पता है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन टोटल इनर्शिया I1 प्लस I2। ये बार-बार हम लोग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, I1 पहली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? 5, इसका ओमेगा कितना है? ओमेगा 10 है, आरपीएस में लिख रहे हैं, आंसर आरपीएस में ही आएगा। दूसरा 20 है, इसका कोई ओमेगा नहीं है, ये 0 है, अपॉन टोटल I1 प्लस I2 20 प्लस 5, ये हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 2 आरपीएस। ठीक है, ये देखो दिख रहा है 10 बाई 5, ये आ जाएगा 2 आरपीएस, 2 रोटेशन पर सेकंड। ये कॉमन एंगुलर स्पीड हो जाएगी पूरे सिस्टम की। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रॉब्लम है कि कुछ एनर्जी 684 इज नीडेड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम 180 आरपीएम टू 360 आरपीएम। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। हम लोग लगाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब ये बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा हाफ, आई तो सेम है, ये हो जाएगा ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर, और इसकी हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये आएगा टू टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई ओमेगा टू स्क्वायर माइनस क्या होगा, ओमेगा वन स्क्वायर। ठीक है, और सब कुछ हमें सीजीएस एसआई सिस्टम में रखना है, तो ओमेगा वन और ओमेगा टू को पहले निकालो। ये ओमेगा नहीं है, आरपीएम दिया हुआ है, तो पहले ओमेगा वन अगर निकालेंगे तो टू पाई एन वन बाई सिक्सटी, टू पाई एन बाई सिक्सटी होता है। ओके, टू पाई एन वन कितना है, 180 आरपीएम अपॉन 60। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 पाई। ठीक है, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। और ऐसे ही ओमेगा टू निकालोगे तो इसका एन डबल है, 180 से 360 हुआ तो ओमेगा भी डबल हो जाएगा, तो क्या ये 12 पाई होगा रेडियन पर सेकेंड। बस इसके आगे कुछ और नहीं करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना है, कितनी एनर्जी है, ये है 684 अपॉन ओमेगा टू 12 पाई स्क्वायर माइनस 6 पाई स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर माइनस क्या होगा 6 स्क्वायर इंटू क्या होगा पाई स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, और बोला गया है कि आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ओके, और मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी का आर के साथ रिलेशन बताना है, ये तो बहुत ही आसान है। ओके, v जो होता है वो अंडर रूट क्या होता है, जी एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर। ओके, तो जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर है, और जो काइनेटिक एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आर के साथ क्या होता है, ये घटता है। अब डायरेक्ट इससे सॉल्व कर लो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि क्या होगा, जी एम बाई टू आर। ये रिजल्ट भी याद है आपको, ठीक है, तो यहाँ से इनवर्स रिलेशन आपका आएगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ऐसा बोला क्या गया है कि एक, ऐसे समझो, रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर, ये तो पता है, फैक्ट है, एंड दैट ऑफ मार्स इज 3200 किलोमीटर। ओके, तो मार्स की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की आधी है। बस पहले तो ये समझ में आ गई। मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मार्स, यानी कि मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 10। ये तो समझ में आया। ओके, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस पे 200 न्यूटन है, तो मार्स के सरफेस पे क्या होगा, बस ये फाइंड आउट करना है। एक काम करो, मास तो चेंज होता नहीं है, जी के बदलने से ही तो वेट चेंज होता है, तो पहले जी निकालो। ओके, जी ऑन अर्थ सरफेस आपको पता है, हमें मार्स के सरफेस पे बताना है। मास ऑफ मार्स बाई रेडियस ऑफ मार्स का होल स्क्वायर, जी एम बाई 10 अपॉन, नीचे क्या होगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर। ये टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/10, यानी कि ये आएगा 0.4 टाइम्स ऑफ जी एम, सॉरी, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब जी ऑन मार्स इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ जी ऑन अर्थ। ये रिलेशन हम लोग को निकल के आ रहा है। जब जी जिस रेशियो में बदलता है, वेट भी उसी रेशियो में बदलेगा। तो वेट ऑन मार्स इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ, और वेट ऑन अर्थ है कितना, ये गिवन था उस ऑब्जेक्ट का, 200 न्यूटन। इसको लाके यहाँ पे पुट कर दो, 200 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 80 न्यूटन। ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करिए। ठीक है, पहला ही है। ठीक है, 80 न्यूटन का आपका वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का, जब हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, मून के सरफेस पे। क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपसे पूछा गया है कि एक स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, बेसिक एनसीईआरटी का ग्राफ है। ओके, और हमें पहचानना क्या है इसमें, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कहाँ पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है। देखो, सबसे हाईएस्ट जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो यही है। ओके, ये आर है, ये कौन सा पॉइंट है, आर है। बस, ओके, ये यील्ड पॉइंट है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ये सब आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, कंप्रेस एयर टू एक्सर्ट अ फोर्स F on the small piston of radius 3 centimeter। ठीक है, कोई नहीं। Due to this pressure on the second piston of radius 5 centimeter, lift a load of 1875 kg। Okay, तो बताना क्या है कि F की क्या वैल्यू होगी। तो देखो भाई, F अपॉन पहले की एरिया A इक्वल टू वेट बाई दूसरे की एरिया A2, ये A1 है। बस, आपको भी पता है कि दोनों जगह प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो फोर्स बाई एरिया ये सब बराबर होगा। अब इस वेट को हम mg बाई क्या लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं।
ये बताओ फोर्स बाई ये पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू mg बाई क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और मुझे फोर्स की वैल्यू बतानी है ना। फोर्स इज इक्वल टू mg R1 स्क्वायर बाई क्या होगा, R2 स्क्वायर। mg कितना है 1875 इंटू जी कितना है 10। उधर साइड की रेडियस कितनी थी 3 स्क्वायर और नीचे क्या होगा 5 स्क्वायर। मैं सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, रेशियो है, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो, ये न्यूटन में आ जाएगा। ये किस में आएगा, न्यूटन में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर डेटा है, कैंसिल हो जाएगा। 675 या कुछ है 675, हाँ तो यही आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या हुआ है, इंटरनल मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है। मोल गिवन है, ध्यान से देखो ये क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन बतानी है। तो यानी कि नॉर्मल स्पेसिफिक हीट नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ओके, और C की वैल्यू क्या होगी, Q बाई एन इंटू डेल्टा टी। अब ये बताओ कितना हीट आपने दिया है, 3600 जूल। 3600 जूल रख दो। ओके, नंबर ऑफ मोल 176 ग्राम है CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44। 44 और 176 को डिवाइड करोगे 4 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 30, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30। ये कैंसिल हो गया और ये 12, क्या ये 30 आ रहा है ना। ये आंसर कितना आएगा 30 आ जाएगा। बेसिक सा फॉर्मूला था, कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है कि भाई वर्क डन जीरो है, कोई ऐसा प्रोसेस है और जो हीट है वो नेगेटिव है। तो आपको ये तो पता है ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैं क्या लगा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब सुनो, इस केस में ये तो जीरो है, ये जीरो है, और ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, है कि नहीं। अगर Q नेगेटिव है तो U भी क्या होगा, नेगेटिव। जब ये जीरो है तब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। अब डेल्टा U का नेगेटिव होने का यही मतलब है कि U डिक्रीज किया है, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ही पूछा है, टेम्परेचर विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज, इट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड क्या होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम के बारे में नहीं बता सकते, है ना। कि अगर वॉल्यूम चेंज हुआ होता तो वर्क डन हुआ होता, जीरो नहीं होता। प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, कोई आइडिया नहीं हम लोग को यहाँ पे कि हो क्या रहा है। ओके, और प्रेशर अगर कांस्टेंट होता तो वर्क डन जीरो नहीं होता, ये भी आपको पता है। टेम्परेचर विल इंक्रीज नहीं, गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो दो गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक masses in the ratio of 3:4 and ratio of their partial pressure when enclosed in a vessel kept at constant temperature is 2:3। we have to calculate ratio of their density। सिंपल गैस इक्वेशन लगाइए, मिक्सचर से कोई लेना देना नहीं है। गैस इंडिपेंडेंटली आपस में इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है, बेसिकली उनके मिक्सचर से कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाती है। रीजन बीइंग कि वो कैसी है, नॉन रिएक्टिव है। तो डेंसिटी के टर्म में रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो ये बताओ पीवी इक्वल टू एनआरटी को डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये कितना आएगा, पीएम इक्वल टू रो आरटी। और मुझे रेशियो ऑफ डेंसिटी बतानी, तो पहले डेंसिटी निकालो किसके इक्वल है, पीएम बाई आर टी। ओके, और टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो इसका सिंपल सा मतलब है डेंसिटी 1/डेंसिटी 2, प्रेशर 1/प्रेशर 2 इंटू मोलर मास 1/मोलर मास 2, ऐसा होगा। अब बताओ पहला प्रेशर, प्रेशर का रेशियो क्या है, एटॉमिक मासेस का रेशियो 3:2 है, प्रेशर 2:3 है, तो ये 2/3 इंटू 3 क्या आएगा 4। ये 3 कैंसिल होगा, 2/4, इसका मतलब ये कितना होगा 1/2। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम 0.5 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्ट है, इसका मास गिवन है 2 kg और स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग भी गिवन है। ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तुरंत दिमाग में आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। ओके, तो ये तो आ गया। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट्स इन 66 सेकंड। देखो पहले एक ऑसिलेशन करने में एक साइकिल में कितना टाइम है, पहले वो तो निकालो। तो वो आएगा t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। 2 पाई अंडर रूट m कितना है 2 और k कितना है 8। 1/4 बाहर 2 जाएगा, ये आएगा पाई सेकेंड। पाई मतलब 3.14 सेकेंड। अब नंबर कितने होंगे कितने टाइम में, 66 सेकेंड डिवाइड बाई 5। ठीक है, 66 और पाई को 22/7 लिख देता हूं मैं, और ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में। तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा 21। ओके, 3 इंटू 7 कितना आएगा 21, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है इतना। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में देखा, बोला गया है कि एक वायर है, उसकी लेंथ कुछ गिवन है 0.4 mm, स्ट्रेच एट बोथ एंड्स वाइब्रेट 250 टाइम्स पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, लेंथ
को इंक्रीज करके 0.1 मीटर बढ़ा दिया गया, इंक्रीज बाई है, इंक्रीज टू नहीं है, याद रखिए। ओके, तो पहले 0.4 था, अब वो 0.5 हो जाएगा। द स्ट्रेच फोर्स इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन द न्यू फ्रीक्वेंसी इज। देखो, ये बेसिकली सोनोमीटर है ना, और इसका वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L या n/2L अंडर रूट क्या होता है, T/म्यू। ओके, अब रस्सी एक ही है तो मैं म्यू को सेम मानता हूँ, टेंशन चेंज हुआ है, लेंथ चेंज हुआ है, तो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ध्यान से देखना, एक है F1 और एक क्या है F2। F1/F2 इक्वल टू क्या होगा, L2/L1, L का इन्वर्सली रेशियो है, और अंडर रूट ऑफ क्या होगा, T1/T2। समझ गए? ओके, बताओ F1 पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 250। ओके, F2 मुझे फाइंड आउट करना है, F2 फाइंड आउट करना है। पहले लेंथ कितना था L1, 0.4, तो 0.4 लिख दो, और बाद में 0.4 में एक और बढ़ गया, ये कितना आ गया, 0.5, और अंडर रूट ऑफ T1/T2। पहले मान लो कि T था, तो जो दूसरा टेंशन है ये रिड्यूस हो जाता है 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो दूसरा हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई 4, 1/4। देखिए टी का 1/4, ये चला जाएगा ऊपर 4, और जब ये 4 होगा तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू ये 2 बन जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड बाई 2। ये क्या है, 250/F2। तो अगर मैं F2 की बात करूं कि ये कितना है, F2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू कितना होगा, 250। इसको सॉल्व करोगे, 50 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, 100 हर्ट्ज आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सोनोमीटर का बेसिक फॉर्मूला आपको लगाना था। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है, गॉस लॉ हेल्प्स इन, गॉस लॉ के बारे में बात करनी है। गॉस लॉ क्या होता है, याद करो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, है ना, जिसको टोटल फ्लक्स बोलते हैं, किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो देखो क्या बोला, डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स, नहीं फोर्स नहीं है बच्चा, फील्ड है, सिचुएशन वेयर कूलॉम्स लॉ फेल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये फेल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही लग रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। क्लियर है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इन्होंने सिमेट्रिकल क्यों बोला है, सबका आप गॉसियन सरफेस हम ऐसा बनाते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल हो, नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, है ना, ये एक्सप्रेशन गलत नहीं होगा, तो सॉल्व नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। दो डाइपोल्स हैं, उनके मोमेंट्स गिवन है P एंड 27P, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस है एक ही लाइन पे 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ऐसे देखो, एक यहाँ पर P है ऐसे मानो, और एक इधर की ओर कितना है, 27P है, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। हमसे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट द पॉइंट बिटवीन द डाइपोल्स। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कहीं हो सकता है, जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बराबर बराबर हो, तो अपोजिट डायरेक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो वो बताना है कि उसकी डिस्टेंस p से कितनी होगी। तो मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 24 माइनस एक्स। ओके, अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 जीरो के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तभी तो जीरो होगा। E1 किसके इक्वल होगा, 2kp/r क्यूब, r कितना है, x है, x क्यूब इक्वल टू 2kp, p कितना है 27p अपॉन r क्यूब, r कितना है 24 माइनस ऑफ x का होल क्यूब। ये 2k कैंसिल हो गया, p भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 24 माइनस x बाई x होल क्यूब इक्वल टू 27। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 24 माइनस एक्स बाई एक्स, 27 का क्यूब रूट होता है 3, ये 3 और इधर आके कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या इतना, ओके, तो आपका जो पॉसिबल पॉसिबल का है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 6 है। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है V1 with the potential at the center of a square of side 1 meter when the charges at the four corners are 2 coulomb each. Okay. If the same charges are placed at the corner of a square of side 2 meter, पहले वो 1 मीटर है, then potential becomes V2, तो मुझे V2 by V1 बताना है। ओ भाई बहुत आसान है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, ये ऐसे स्क्वायर बनाया गया एक का, और यहाँ पे चार्ज रख दिया गया, यहाँ का पोटेंशियल है V1, इसी की साइज को बढ़ा दिया गया, 2 कर दिया गया, तो इसका पोटेंशियल है V2, और इस सारे चार्जेस सेम है,
केवल डिस्टेंस डबल हुई है, तो साइड डबल होगी तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी। ये बताओ पोटेंशियल तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है ना। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि V2 बाई V1 क्या है, देखो V2 बाई V1 पूछा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 बाई R2, है कि नहीं, R1 बाई R2। और यही रेशियो जो है साइड का रेशियो भी होगा। तो पहले साइड कितना था, पहले साइड था 1 और बाद में कितना हो जाएगा 2, तो ये 1/2 का रेशियो हो जाएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ो। अगला पार्ट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ये 2 है, ये 1 है, ऐड कर दो 3 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो गया 3। अब ये 3, ये 3 और ये 3, 3 3 3 1 हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया 1। ओके, अब 2 + 1 कितना होता है 3, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब बताओ 3 और ये पूरा कॉम्बिनेशन का 3 और ये 3, ये मिलके कितना हो गया, ये बन जाएंगे 1। ये क्या बन गया 1, और 1 + 2 अगेन क्या होगा 3, और 3 3 3 का फिर से क्या हो जाएगा 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सीधा दिख रहा है आप। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक मेटल वायर है, उसकी लेंथ L है, रेडियस R है, इसकी रेजिस्टेंस R है, कोई बात नहीं मान लिया मैंने। अब वायर का लेंथ, सेम वायर सेम मेटल का है, मतलब रो सेम है, लेंथ को डबल कर दिया गया और रेडियस को 3 टाइम्स कर दिया गया। तो आपको बताना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले पुराना रेजिस्टेंस लिखो, रो L बाई पाई आर स्क्वायर, ये तो समझ में है, रो एल बाई ए। अब जो नई रेजिस्टेंस होगी, रो तो सेम होगा, एल की जगह कितना है 2L अपॉन पाई, इंटू आर की जगह कितना होगा 3R होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/9 टाइम्स ऑफ रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और ये रो एल बाई पाई आर स्क्वायर जो है ना वो आर है, तो ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 9, बस इतना ही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर देखते हैं। करंट आपको बताना है बी से डी के बीच में, ठीक है, ओके। अब बी से डी के बीच में बताना है, और दो दो बैटरी लगा रखी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, दो ही रास्ता है हमारे पास। या तो मैं किरचॉफ लॉ लगा के यहाँ से I1 I2 निकाल लूं, और उनको I1 + I2 कर दूं तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि किसी तरीके से मुझे यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल मिल जाता तो भी काम हो जाता। मैं पोटेंशियल के थ्रू जा रहा हूँ, इसको नोडल मेथड बोलते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इसको 0 कर लो, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल नहीं पता है, इसको एज्यूम कर लो कि ये V है, तो यहाँ से करंट इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, तो मैं सबका करंट लिख देता हूँ, ठीक है। और सबके करंट का सम क्या करना होगा 0। तो ये करंट कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये 0 है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 15 वोल्ट इस बैटरी की वजह से, और ये 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 30 वोल्ट उस बैटरी की वजह से, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा, V - 15 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, करंट हो गया पहला, प्लस दूसरा करंट बताओ V - 0/3, यहाँ से ये दूसरा करंट है, प्लस ये बताओ ये कितना है V - 30 अपॉन इसके बीच का रेजिस्टेंस है 3, ये तीनों करंट का सम क्या होगा 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा V - 15 प्लस 2V प्लस 2V - 60 इक्वल टू 0, 22415, ओके। 5V इक्वल टू 75, V आ गया कितना 15 वोल्ट। अगर V 15 वोल्ट आ गया, तो अब बताओ इसमें कौन सा करंट है बी से डी में, पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 3, ये किसके इक्वल आएगा, ये आ गया 5 एम्पियर, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलो। अब देखिए ये तो बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, कहीं लिखा होगा, हाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 10 रेजिस्टर एंड ऑफ 1 ओम एंड द पावर कंज्यूम बाई द सेम 10 वोल्ट इज अप्लाइड, हाँ दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अब मैं आपको बताऊं, इसका रेशियो आपको याद है, देखो फिर से मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होगा। जो पावर होता है ये होता है V² बाई R, क्लियर है, ओके। R की जगह R इक्विवेलेंट रखोगे, तो जब हम सीरीज में जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है NR, और जब हम पैरेलल में जाते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है R/N। और अगर हम पावर को सीरीज में लगाएं, ठीक है, सीरीज का पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है V² बाई R सीरीज, एंड पैरेलल की जो पावर होगी ये भी होगी V²बाई R पैरेलल। और मुझे बताना क्या है, P सीरीज बाई P पैरेलल, तो पावर इन सीरीज डिवाइड बाई पावर इन पैरेलल, V तो कैंसिल हो जाएगा, और ये R का उल्टा रेशियो है, तो क्या ये R पैरेलल बाई R सीरीज होगा, और R पैरेलल आपको पता है R/N, और R सीरीज भी आपको पता है N टाइम्स ऑफ R, ये कैंसिल होके 1 बाई क्या होगा N स्क्वायर।
क्लासरूम में याद कराया होगा कहीं ना कहीं कि ऐसे याद रखो, पावर इन पैरेलल इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज। ये तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका आंसर आया 1/n²। पेन कितना है, कितने का कॉम्बिनेशन बनाया गया, 10 रजिस्टर का। तो 10 रजिस्टर का बनाया गया, तो ये इसका आंसर कितना होगा, 1/10 का स्क्वायर, यानी 1/100, 1/100 या 0.01। कोई ऑप्शन है? जी हाँ, दिख रहा है, 100 नहीं है, 1/100 है। क्लियर? ओके, ये रिजल्ट की तरह से याद भी रखिएगा। चलो अगला, सेम एक ही और प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक फील्ड का। जब कोई वायर की लेंथ सेम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको भी पता है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर होता है। क्लियर है? ओके, तो ये कैसे आया, एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई बाई आर, और जितने ज्यादा टर्म होंगे आर आर बाई एन हो जाएगा, ठीक है। अब आर बाई एन हो जाएगा तो दो बार एन होगा तो एन का स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ से मुझे रेशियो बताना है b1/b2। ओके, ये क्या होगा, n1/n2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये बी पी है, ये बी क्यू है। तो पी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पी में 4 हैं और क्यू में 2 हैं। तो क्या ये 4/2 का होल स्क्वायर होगा, और 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। और ये इसका आंसर कितना है, 4 है। क्लियर? ओके, चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है, और इसकी स्पीड भी गिवन है, ठीक है। सर्कुलर रेडियस भी गिवन है इनसाइड, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है, ओके, सोलेनॉइड, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, देन करंट इन द सोलेनॉइड। ध्यान से सुनना, आपको इतना तो पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस किसके इक्वल होता है, एम वी बाई क्यू बी, ये तो पता है, ओके। और मुझे बताना क्या है, करंट। तो पहले तो यहाँ से बी निकालो, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू हो जाएगा एम वी बाई क्यू आर, और बी किसके इक्वल होता है, बी होता है म्यू नॉट एन आई इक्वल टू एम वी बाई क्यू आर। और यहाँ से करंट निकालना है, तो बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, करंट इज इक्वल टू एम वी अपॉन म्यू नॉट एन इंटू क्यू आर, यही होगा, म्यू नॉट एन इंटू क्यू आर। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, ओके। एम की क्या वैल्यू है, एम की वैल्यू देखिए, मास, मास है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -30, मास आ गया, ओके, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है आपका 10 किलोमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 10⁴ मीटर पर सेकंड अपॉन, अब नीचे कुछ ज्यादा वैल्यूज है, पहले म्यू नॉट की वैल्यू बताओ। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके, और मल्टीप्लाइड बाई एन, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में पर सेंटीमीटर है, मुझे पर मीटर चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 25 नहीं होकर के 2500 होगा, ठीक है। और चार्ज क्यू, ये आपको गिवन है, ये तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है बट उसके जैसा चार्ज है। और रेडियस, रेडियस आपका 2.8 सेंटीमीटर था, इसको हम 2.8 इंटू 10⁻⁻², इसे सॉल्व करेंगे, आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में। थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो दो शॉर्ट मैग्नेट्स हैं और दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और ये एक एक दूसरे से फास्टेंड किए गए हैं परपेंडिकुलरली एट देयर सेंटर। क्लियर है? अब ऐसे कर लेते हैं कि एक मैग्नेट ये है और एक दूसरा मैग्नेट ये है, ठीक है। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट m है, इसका भी m है। हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अच्छा, यहाँ से इसके अलोंग, यहाँ से d डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, हमें क्या करना होगा ना, ये जनरल पॉइंट है, उसका सिंपल तरीका ये है कि इसका आप कंपोनेंट तोड़ दीजिए, इसका एक कंपोनेंट तोड़ दीजिए, और बाकी दो कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको आप ऐसे कर लो, ये एक m cos थीटा, क्या ये m/√2 हो जाएगा, और एक और m/√2 होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ m/√2 हो जाएगा, 45 है ना, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ m, और इस √2 टाइम्स ऑफ m के एक्सियल पोजीशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और एक्सियल पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m इक्विवेलेंट बाई r क्यूब, यहाँ पे d क्यूब है, और m इक्विवेलेंट कितना है, √2 टाइम्स ऑफ m, तो यहाँ पे √2m लिख दो, आंसर आ जाएगा 2√2m/r क्यूब, r की जगह d क्यूब है, तो पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, और इसके परपेंडिकुलर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल दोनों का ही बनेगा जो कि एक्सियल पॉइंट से है होंगे, ठीक है। चलो
अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इट इज मोर डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल विद मोर लूप। बात तो सही है। जब हम किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव कराते हैं तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है और वो फ्लक्स उसको अपोज करता है। और जो फ्लक्स है वो तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ज्यादा अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा फॉर द सेम मैग्नेट, और ज्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो हमें ज्यादा वो मोशन को अपोज करेगा, तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे पूछा गया है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल विद मोर लूप्स। ये बातें सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल लूप रेजिस्ट द मोशन ऑफ मैग्नेट। हाँ, ये भी सही है। ओके, एक्चुअल में क्या होता है कि जो फ्लक्स चेंज होगा तो उससे ईएमएफ ही तो बनेगा डी फाई बाई डी टी से। ओके, और यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। तो ईएमएफ भी तो इसी चीज से डिपेंड करता है, ईएमएफ से ही वो अपोज कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो देखो क्या हो सकता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक कोई मेटल लूप है, इसकी एरिया गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुरंत आप इसको क्या करो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। पहले एरिया आ गया। और ये है अलोंग के कैप। याद रखिएगा, ये जो वेक्टर है वो के कैप के अलोंग है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1.73 टेस्ला है। आपको देख करके याद हो रहा हो कि ये 1.73 मतलब रूट थ्री है, ये क्लियर है। और ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसकी यूनिट वेक्टर है। तो एक बात बताओ, ये आई में भी है, जे में भी है, के में भी, इसका मैग्नेट्यूड खुद रूट थ्री है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ना, के वो है, वो यही है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। यही है मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में। ऐसा कैसे पता चला, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट थ्री आएगा। ओके, अंडर रूट वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर तो रूट थ्री आएगा, रूट थ्री दिया हुआ है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अब एरिया वेक्टर पता चल गया, ये पता चल गया। हमें बताना क्या है, इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द फ्लक्स डिक्रीजेज। जो फ्लक्स चेंज हुआ है, पहले तो फ्लक्स निकालो ना भाई। फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स आएगा बी डॉट ए। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो केवल के कैप में है, तो इसका आई और जे से कोई मतलब नहीं है, के का के में मल्टीप्लाई होगा तो ये वन है, 10 की पावर माइनस थ्री है, तो ये तो आ गया 10 टू द पावर माइनस थ्री। ये फ्लक्स है, और बाद में ये फ्लक्स जीरो हो जाता है। और आपसे क्या पूछा गया है, 10 सेकंड में ये जीरो होता है, तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, कितना फ्लक्स में चेंज हुआ है और कितना टाइम लगा है, बस यही करना है। फ्लक्स में चेंज, जितना फ्लक्स था सब खत्म हो गया, यानी 10 की पावर माइनस थ्री। और ये कितना होगा, ये 10 होगा, और ये किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो ये है 10 टू द पावर, एक और इधर जाएगा तो ये 10 की पावर माइनस फोर वोल्ट आ जाएगा। और ऑप्शन सब मिली वोल्ट में है, तो क्या हम इसको 0.1 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके। 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 50 वोल्ट, 55 वोल्ट, एंड टू ऑपरेट डिवाइस which an impedance of 275। ये दूसरा रेजिस्टेंस है। एक काम करो, पहले करंट निकालो। ठीक है, प्राइमरी का करंट निकालना है तो हम पहले सेकेंडरी का करंट निकालेंगे। सेकेंडरी का करंट कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, I की वैल्यू V बाई आर, तो V सेकेंडरी अपॉन आर सेकेंडरी, ऐसा कर सकते हैं। और सेकेंडरी वोल्टेज मतलब ये वाला 55, ये 55 आपका वोल्ट है। और कितना इम्पीडेंस है, 275। कि इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/5 एम्पियर। क्लियर, सेकेंडरी में है ये। अब मुझे प्राइमरी का करंट बताना है, तो आई प्राइमरी बाई आई सेकेंडरी क्या होता है, करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेकेंडरी वोल्टेज बाई प्राइमरी वोल्टेज, ऐसा कर सकते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज है 55 और प्राइमरी वोल्टेज है 220। 220 इसको सॉल्व करोगे ये 1/4 आएगा। इसका मतलब आई प्राइमरी इज इक्वल टू आई सेकेंडरी अपॉन फोर। अब आई सेकेंडरी बाई फोर कितना होगा, आई सेकेंडरी खुद कितना है, 1/5 इंटू फोर, ये आ जाएगा 1/20 एम्पियर। ये आंसर है। अब 1/20 एम्पियर है, ये तो आ नहीं रहा है, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.05 एम्पियर। क्लियर है, 0.05 एम्पियर, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलो अगले पार्ट में आपसे एवरेज वैल्यू पूछी है। ओके, और
फुल साइकिल के लिए 0 होता अगर ये नीचे होता, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है और साइनोसॉइडल ही है। पीक वैल्यू आई नॉट है, तो इसका आंसर तो आपको याद ही है ना, 2 आई नॉट बाई पाई, है ना? इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वेवलेंथ रेंज, एक वेवलेंथ है पॉइंट सॉरी 1 नैनोमीटर का, तो ये किस रेंज में फॉल करता है ईएम वेव का? ठीक है, रेडियो वेव तो है नहीं, माइक्रोवेव भी नहीं है, गामा रेज और एक्सरे में कंफ्यूजन है। चलो एक्सरे की बात कर लेते हैं। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, इसके बीच में होगा ना। ओके, तो 0.01 से 10 के बीच में 1 तो आता है ना, जी हाँ। तो ये किस रेंज का हो जाएगा? ये एक्सरे के रेंज का हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए। इस केस में देखो ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे, इमेज बन रहा है 120 सेंटीमीटर पर, और मुझे बताना क्या है इस आर की वैल्यू, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको भी पता है कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आर बाई म्यू माइनस वन होगा। ओके, पूरा लेंस होता तो आर बाई टू टाइम्स ऑफ म्यू माइनस वन होता। म्यू पता है यहाँ पे, हाँ, म्यू पता है। ओके, तो किसी तरीके से आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए एफ पता होना चाहिए, तो पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या होगा? 1/v माइनस 1/u। अब एक बात सोचो, v यानी कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है 120 पर, और माइनस u कितना है? 60 पर, और u रियल है तो माइनस 60 कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे ये प्लस हो जाएगा। तो क्या ये 3 डिवाइडेड बाई 120 होगा? और यहाँ से फोकल लेंथ आ गया कितना? 40 सेंटीमीटर। और ये बताओ फोकल लेंथ तो आर अपॉन क्या होता है? म्यू माइनस वन। ओके, आर अपॉन म्यू माइनस वन, म्यू 1.5 माइनस वन कितना आएगा जी? 0.5। ओके, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी 0.5 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ कितना है? 40। ये आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं इतना? ओके, आप इसको 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है और उसको एक स्फेरिकल कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वाओ, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, सब याद है आपको। ये फोकस है, ये पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इन्हीं के बीच में रखा गया है। इमेज कहाँ बनेगा? तो ये बताओ, बिटवीन सी एंड एफ का बियॉन्ड सी बनता है, कहीं यहाँ पे बनेगा, और जो दूर है वो बड़ा बनता है। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड फॉर्दर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द मिरर। हाँ, ये सही है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक टेबल है ना 10वीं क्लास का, वो आपको याद होना चाहिए था। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करनी है, टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें बोला क्या गया है कि फ्रिंज विड्थ है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जब यंग्स डबल स्लिट इज परफॉर्म इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2। तो एक बात सोचो, किसी मीडियम का फ्रिंज विड्थ नॉर्मल फ्रिंज विड्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ओमेगा 1 कितना है, तो मान लो नॉर्मल ओमेगा बाई क्या होगा? n1, और ओमेगा 2 किसके इक्वल होगा? नॉर्मल ओमेगा बाई n2। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है ना? पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। दूसरा, इनका रेशियो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ये तो एन के इनवर्स रेशियो में होगा, तो ये होगा n2/n1। पहले ये समझ में आया? ओके, तो ओमेगा 1 बड़ा होगा ओमेगा 2 से, देखो बताते हैं। एन बड़ा होगा तो ओमेगा छोटा होगा। अगर n1 बड़ा है, ओमेगा 2 बड़ा होना चाहिए, गलत है ये। n1 छोटा है तो ओमेगा 1 बड़ा होना चाहिए, ये सही है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होते हैं जब n1 n2 भी बराबर होते हैं ना, ये तो नहीं है। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 n1 बाई n2 नहीं, n2 बाई n1, ये भी गलत है। केवल कौन सा आंसर है? सेकंड। क्लियर? चलो अगला पार्ट। आपसे पूछा कि वेव फॉर्म इज अ सरफेस इन विच ऑल पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। ये डायरेक्ट आपको लर्न है, डेफिनेशन है बेसिकली कि मतलब फेज क्या होता है या वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट इज द सरफेस और इट इज प्लेन विच कंटेन्स पॉइंट ऑफ या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इट कंटेन ऑसिलेटिंग पॉइंट्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्लियर है? ओके, इट कंटेन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट। नेक्स्ट क्या है कि हमने किसी फोटो सेल पर 1240 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली, ठीक है, और कोरिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आया 8। तो आपको वर्क फंक्शन पहले बताना है, निकालो इसको। देखो, तो सबसे पहले इसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी। एनर्जी होती है 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ये बताओ 12,400 और अपॉन लैम्डा कितना है 1240, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हमने दी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो ईवीएस होता है। अब क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? ओके, तो वर्क फंक्शन निकालो। आइंस्टाइन रिलेशन लगा लीजिए, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये कितना होगा? ये है 10 इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस 8। ये 5 जो आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। पहले तो आ गया कि जो आपका वर्क फंक्शन है उस मेटल का वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे 3 है, ये तो गलत हो जाएगा। और हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकालना है, यानी इसके कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ अगेन कितना होगा? 12,400 और डिवाइडेड बाई क्या होगा? वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 6,200 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ओके, तो 6,200 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? ओके, चलिए अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोटो सेल क्या करता है? एक एक करके पढ़ो। फोटो सेल में हम लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। लाइट एनर्जी इंटू मैकेनिकल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीट नहीं। लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल, ये सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट नहीं, ये तो गलत है। ये फोटो सेल का काम क्या है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, लाइट एमिट कर रहा है। लाइट एमिटेड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इन हाइड्रोजन। इट इज कॉल्ड एच अल्फा लाइन। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूछा है फाइंड मैक्सिमम वर्क फंक्शन दैट अ मेटल कैन हैव सो दैट एच अल्फा कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के मुझे इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे? आपको भी पता है 13.6 ये नॉर्मल होता है और इनका डिफरेंस बताओ। जेड तो 1 है, 1/2 स्क्वायर और -1 क्या होगा? 3 स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ओके, 13.6 इंटू 1/4 -1/9, ये हो जाएगा 5/36। 13.6 इंटू 5 अपॉन क्या होगा? 36। ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 7.2 हो जाएगा। 7.2 और 2 से मल्टीप्लाई तो 14 होगा। 2 से कम आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1.5 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.89 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बेसिक आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना था। ओके, सेम केस में हमसे क्या पूछा गया? अगला एक कोई हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट से वो एब्जॉर्ब करता है फोटोन को और n इक्वल टू 4 लेवल पे जाता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पहले तो तुम n इक्वल टू 4 में टोटल एनर्जी तो बताओ। टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस ऑफ 13.6 बाई एन स्क्वायर। जब n की जगह 4 रखोगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा और इसको सॉल्व करने पे आता है -0.85। पहले ये तो याद है, ये हम लोग को ऑलरेडी याद था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये सोचो, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का डबल होता है। होता नेगेटिव ही है, लेकिन क्या होता है? टोटल एनर्जी का डबल। अब टोटल एनर्जी का डबल है तो माइनस तो रहने दो। 2 इंटू 0 पॉइंट क्या करोगे? 85। ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड। क्लियर? ओके, और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो बस माइनस हटा देते, वही आंसर हो जाता। ठीक है ना? चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज करंट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी? वाओ, न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब या 10 टू द पावर 14 ग्राम पर सीसी। ये याद करवाया था आपको, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो, 5, 21 केजी पर मीटर क्यूब में 17 चाहिए, 17 एक ही जगह है। ठीक है, नंबर नहीं सॉल्व कर सकते आपकी, ये क्या हो रहा है? क्लियर? चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट create a electron hole pair in a material with band gap of 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लैंक कांस्टेंट से कुल मिला के मुझे वेवलेंथ बतानी है। एनर्जी का गैप है 0.7। सेम फॉर्मूला, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 12,400। ओके, और नीचे क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। बस 12,400 अपॉन 0.7, बस। और ये एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि, चलो कोई नहीं, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। 12,400, एक जीरो और बढ़ा दो, अपॉन 7 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? -10 मीटर। अब हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ तो आएगा। ये पहले तो इसको रहने देते हैं। मुझे 1 2 3 4 दो जीरो है, एक जीरो 7 से कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ पे 10 की पावर -9 होगा, है ना? ओके, तो ये भी पॉसिबल आंसर है और ये भी पॉसिबल आंसर है।
10 की पावर -9 है, 4 डिजिट का डेसिमल है। अब मुझे बस ये पता करना है कि 1873 आएगा या फिर 1773 आएगा। तो 124 को 7 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 7 1 7 हो जाएगा। ओके, 5 into 54 और 7 into 7 49 हो जाएगा। तो ये मतलब 7 टाइम्स जाएगा। मतलब 18 तो नहीं आ रहा, 17 आ रहा है। ऑप्शन कौन-सा क्लियर है? बी ही रहेगा। ठीक है? ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर, लास्ट पार्ट की ओर। एक लॉजिक गेट है इन व्हिच ऑल इनपुट्स मस्ट बी लो टू गेट हाई इनपुट्स आर। ठीक है? देखो, लो का मतलब है कि 0 0 जब हम देते हैं तो मुझे हमें 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन-सा गेट है? देखो 0 0 का जो 1 है ना, पहले तो ऐसे समझो कि 0 और 0 को ऐड करते हैं तो 0 आता है। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है? 0। ऐड करने का मतलब ऑर गेट और मल्टीप्लाई करने का मतलब कौन-सा गेट होता है? एंड गेट। ये बात तो आपको पता है? ओके। करना क्या है, मुझे इसको हाई चाहिए इनपुट, मतलब इसका उल्टा इनपुट चाहिए, तो नॉट लगा दो। और नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नॉर। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो चाहिए नॉर। और एंड के साथ नहीं चाहिए मुझे, किसके साथ चाहिए? नॉट प्लस एंड, यानी ये क्या होना चाहिए? नैंड होना चाहिए। तो नॉर और नैंड ही ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो लो इनपुट पे हाई आउटपुट देते हैं। लो इनपुट पे लो इनपुट और लो आउटपुट चाहिए, तो उस केस में और एंड है, और लो पे अगर हाई चाहिए तो नॉर एंड क्या हो जाएगा? नैंड हो जाएगा। क्लियर है? ओके। मिलते हैं हम लोग अगली अगली बार में। ठीक है? चलिए, थैंक यू।